हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। दोस्तों, विषय हमारा है भूगोल और हमारा जो अध्याय नंबर 5 यानी पार्ट 5 उद्योग हमने शुरू कर दिया था। उसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे और आज बारी है उस तीसरे कॉन्सेप्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रमुख उद्योगों का विवरण। हम इस आज की वीडियो में क्या देखेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से उद्योग किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और दुनिया में और भारत में से कौन कौन से उद्योग है जिसने दुनिया को बदल दिया, और उद्योगों का वितरण पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, क्या कारण है कि उसी स्थान पर उद्योग स्थापित किए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके। एक वर्ड मिलेगा आपको, एक शब्द मिलेगा एनसीईआरटी में, उसका नाम है सनराइज उद्योग। किसे कहते हैं? सनराइज उद्योग मतलब उभरता हुआ उद्योग कहा जाता है। उभरता हुआ उद्योग किसको कहेंगे? तो सनराइज उद्योग अगर आपसे पूछा, इसका मतलब उभरते हुए उद्योग जो होते हैं, यानी जो लगातार ग्रोथ कर रहे होते हैं, उन उद्योग को हम लोग बोलेंगे सनराइज उद्योग। दोस्तों, अब आपको भी पता है कि जैसे सूरज उगता है तो वो ऊपर बढ़ता है, ऐसा नहीं कि उगने के बाद ही वो खत्म हो जाता है। जब सूरज अस्त होता है ना, तो उसको बोल सकते हैं कि सनसेट उद्योग अगर बोलेंगे तो जो उद्योग नीचे जा रहे हैं या जो खत्म होते जा रहे हैं, उन उद्योगों को सनसेट उद्योग कहेंगे। लेकिन सनराइज का मतलब तो होता है सूर्य उगना, यानी जो उग रहा है, जो उभर रहे हैं। उभरते हुए सारे उद्योगों को क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा सनराइज उद्योग। ये उभरते हुए उद्योग क्यों उभर रहे हैं? क्योंकि इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी ज़्यादा है, इसमें स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा मिल रहा है, सत्कार है और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। ये कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं? सनराइज उद्योग हम किन किन को बोलेंगे? वे उद्योग जो किससे जुड़े हुए हैं? आईटी सेक्टर से जुड़े हुए। दोस्तों, आईटी का आपको पता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब आपने सुना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना कमा लेता है, कितने लोग, जितने भी लोग बी वगैरह करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस जानते हैं, सभी लोगों को नौकरियां मिल जाती, सबसे ज़्यादा नौकरियां मिल जाती है दोस्तों इसमें, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर का कितना अच्छा काम हो रहा है। और जैसे जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हो, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर, दिन में आप कितने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते होंगे। तो कुल मिलाकर के जो उद्योग सबसे टॉप पर चल रहा है वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी। उसके अलावा स्वास्थ्य लाभ यानी हॉस्पिटल वगैरह जो है, मेडिसिन जो है, ये सारी चीज़ इसमें आती है। ये इंडस्ट्रीज भी बूस्ट कर रही हैं क्योंकि लगातार कई साल में मेडिकेशंस बहुत ऊपर गया है। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और दुनिया ने काफ़ी तरक्की की है। इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य लाभ के जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा सत्कार, हॉस्पिटैलिटी को बोल सकते हैं हम लोग, जो होटल बिजनेस वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी उठ रहे हैं। उसके अलावा ज्ञान से संबंधित उद्योग, दोस्तों ये एजुकेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी काफ़ी बूस्ट कर रही है, काफ़ी उड़ रही है। क्यों? क्योंकि लगातार इसमें अच्छी क्वालिटी के चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे हम लोग आपको अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ दे रहे हैं जो आपको चाहिए। आपकी समस्याओं का निराकरण हमारे पास में है, इसलिए आज की तारीख में ज्ञान से संबंधित जितने भी हैं, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित जितने भी उद्योग है वो सारे चल रहे हैं। इसे इंडस्ट्री कहना तो गलत होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग सेवा दे रहे एक तरह का, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि सनराइज उद्योग का मतलब क्या होता है। सनराइज का मतलब होता है वे उद्योग जो लगातार बढ़ रहे हैं, जो स्टार्ट कहाँ से हुए थे और धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ इंडस्ट्रीज नीचे गई है तो कुछ इंडस्ट्रियों को यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छा मौका मिला है ऊपर उठने का। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आपने सुना ही होगा दोस्तों। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज को बहुत, ये सनराइज उद्योग में से एक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख उद्योगों की बात करें, जो कोर उद्योग होते हैं। जो कोर मतलब जो मुख्य उद्योग होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से पूरे देश का काम चलता है। आपके घर में आप इस्तेमाल करने वाले, आपके द्वारा इस्तेमाल करने वाली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मैं आपसे कहूँगा कि आप जिस गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं वो स्टील वगैरह कुछ चीज़ों से बना हुआ है, लोहा स्टील से मिलकर बना हुआ है। आप जिन थालियों का और जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं किचन में, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो किसी इस्पात इंडस्ट्रीज से ही आती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कुल मिलाकर के इस्पात इंडस्ट्रीज जो होती है, लौह अयस्क से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज होती है, वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका काम हमारे जीवन में ज़्यादा होता है दोस्तों, इसलिए लौह इस्पात उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग कहे जाते हैं। हर इंसान को कपड़े की ज़रूरत तो पड़ती है और लेटेस्ट डिज़ाइन आती रहती है। हर इंसान महीने भर में कपड़ा खरीद ही लेता है। आप भी सोचिए, आप साल में कितने कपड़े खरीदते होंगे, आपके घर में कितने लोगों के पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। अगर आप गिनना शुरू करोगे तो आपको एहसास होगा कि यार ये कपड़ा इंडस्ट्री कितनी चल रही होगी। अगर मेरे ही घर में 50 जोड़ी कपड़े निकल जाते हैं तो पूरे देश में कितना कपड़ा बनता होगा। इसका मतलब साफ है
कि प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग भी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो लास्ट बचता है वो तीसरा है, हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है लेकिन फिर भी तीसरा हम लोग, मैं नाम जरूर बता दूंगा उसका, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। आईटी सेक्टर जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जितने भी आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, आप ऐप्स चला रहे हैं, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर वाली सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। लेकिन प्रमुखतः 2 उद्योगों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, और वो 2 उद्योग कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, लौह इस्पात उद्योग। ये क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर है भारत और दुनिया में, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है और ब्रिटिश समय में क्या हाल था और अब क्या हाल है, इसकी भी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ध्यान देने योग्य बात क्या है, लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग है, जबकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। दोस्तों मोबाइल तो अभी आए ना, अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे या दादाजी से पूछेंगे तो उनसे बोलेंगे आप कि ये मोबाइल कब से आया, तो बोले कि अभी तो आया, कुछ ही साल पहले आया। अगर आप उनसे पूछेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग, लोहा आप कब से मंगवा रहे हो या कपड़े कब से, तो बोलेंगे जब से पैदा हुए ना तब से ही है। इसका मतलब उनके पिताजी के पिताजी भी शायद रहे होंगे उस समय, तो उनके समय में भी ये सारी चीज़ें थी। इसका मतलब लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, और नया उभरता हुआ जो उद्योग है वो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। लेकिन इस नए उभरते हुए उद्योग ने दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की की है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है उसका संबंध किस उद्योग से है? क्या आपको पता है कि दुनिया का जो दूसरा सबसे अमीर आदमी है उसका संबंध किससे है? तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, लेकिन सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग नए उभरते हुए उद्योग है। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों आगे समझते हैं कि लौह इस्पात उद्योग जो है ये क्या होते हैं और इसमें क्या होता है और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लौह इस्पात उद्योग में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क और कोयला, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। देखिए, लौह इस्पात उद्योग अगर चलाना है तो उसके लिए आपको मजदूर की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो हम लिख सकते हैं कि श्रम की आवश्यकता तो हमें यहाँ पर है। लौह इस्पात उद्योग बहुत भारी उद्योग होता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाना पड़ता है और कच्चा माल भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए आपको उसके लिए पूंजी तो लगानी ही पड़ेगी। बिना पूंजी के नहीं लगा सकता। अगर ऐसा होता है तो इंडिया में कितने सारे लौह अयस्क हो सकते थे। उसके अलावा क्या चाहिए दोस्तों, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल में क्या चाहिए, कच्चा माल में लौह अयस्क चाहिए, तो लौह अयस्क की ज़रूरत भी पड़ती है, और साथ ही साथ कोयले की ज़रूरत भी पड़ेगी, चूना पत्थर की ज़रूरत भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसको गर्म करके पिघलाने में कोयले जो लोहा होता है, जो लोह अयस्क होता है दोस्तों, वो बहुत अशुद्धता उसमें पाई जाती है। उसको शुद्ध करने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं प्रगलन विधि, और वो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से उसको पूरा गर्म किया जाता है। उसमें कोयला डाला जाता है, चूना पत्थर डाला जाता है, लोह अयस्क डाला जाता है। फिर क्या होता है, जब लोहा पूरा पिघल जाता है दोस्तों, तो प्योर लोहा आपको इस साइड में आपको पिघला हुआ लोहा मिल जाता है, और पिघले हुए लोहे को आप जो आकार देना चाहे वो आकार मिल जाता है। आपने सोचा कभी कि आपके घर में लोहे की अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, बनी सब लोहे की है, लेकिन आकार अलग अलग कैसे हुआ होगा दोस्तों? उसका काम ही यही है ना, इस्पात इंडस्ट्री का काम ही यही है कि आपके घर में जो उपयोगी चीज़ें होती है उस तरीके के लोहे वो बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा गर्म करके जब उसको पिघालते हैं तो वो लिक्विड में हो जाता है, और जैसे ही उसको कोई आकार दे दो, ठंडा कर दो, वो अपने आप वापस से ठोस हो जाएगा। फिर उसको बदलना मुश्किल है दोस्तों। तो किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है हमें? उसके लिए श्रम की आवश्यकता है। लौह इस्पात उद्योग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पैसों के कोई उद्योग नहीं चला सकता। लेकिन लौह इस्पात उद्योग केवल श्रम और पूंजी से नहीं, अगर पूंजी आपके पास में है तो बहुत बड़ा एक अच्छा सा एक सेटअप बनाना पड़ेगा। आसपास में नदियाँ भी होनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें चाहिए वहाँ पर, और साथ में आपको कोयला वहाँ से चाहिए, लोह अयस्क चाहिए। तो लोह अयस्क, कोयला है, चूना पत्थर, सारे कच्चे माल जो है ना, ये कहाँ से आएंगे? ये वहाँ से आएंगे ना जहाँ से निकलते होंगे। तो खान के आसपास पुराने जो उद्योग बसे हुए ना दोस्तों इंडिया में, जो भी वो सारे उन खानों के आसपास बसे हुए जहाँ पर से कोयला या कच्चे माल जहाँ से मिलते हैं उनके आसपास बसा लिए, ताकि बहुत समस्या ना हो। क्योंकि हमारे देश में बहुत पहले इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, रोड इतने अच्छे नहीं थे, ट्रेन्स नहीं थी ज़्यादा। ऐसे में क्या था कि इन इंडस्ट्री को कच्चा माल कम मिल पाता था।
तो इनने क्या किया कि सारी की सारी इंडस्ट्री, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ लगा दी, वहाँ पर जहाँ से कच्चा माल इनको आसानी से उपलब्ध हो जाए और इनको जल्दी से उसको ट्रेन में भर करके पूरे इंडिया में सप्लाई कर सके। अब तो फिर भी कहीं भी लगा दो आप, क्यों? क्योंकि सारी जगह पर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिलती है, इसलिए उद्योगों को कहीं भी लगाया जा सकता है। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उसको कच्चे माल को प्रगलित किया था। प्रगलित करना मतलब लोहे को भट्टी में गर्म करना। दोस्तों ये भट्टी दिख रही है आपको, लोहे को इस भट्टी में गर्म किया जाता है। गर्म करके लोहे को से अशुद्धता हटा करके शुद्ध लोहा प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा? प्रगलन कहलाता है। फिर उसमें कुछ मिलावट करके, मिश्र धातु मिला करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। इसके बाद परिशोधित किया जाता है, जिससे प्राप्त इस्पात को उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। फिर इस्पात उद्योग जो है वो जो चाहे वो चीज़ बना सकते हैं, चाहे स्प्रिंग बना सकते हैं, चाहे कोई लोहे की जो कुछ भी चीज़ें आपको उपयोग में आ रही हो, खिड़की हो, दरवाजे हो, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लोह इस्पात उद्योग में और क्या चीज़ होती है? अन्य धातु के साथ मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है। लोह इस्पात जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको और हार्ड, कठोर बनाने के लिए उसमें कुछ मिश्र धातु मिलाई जाती हैं। तो मिश्र धातु मिलाने से क्या होगा? उसमें कठोरता और दृढ़ता। देखिए लोहे की सबसे बड़ी दिक्कत है, लोहा जब ऑक्सीजन से मिल जाता है तो लोहा में जंग लगना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया, इसका जंग लगना शुरू हो जाता है। चल, जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि लोहा में जंग लग गया तो खराब होना शुरू हो गया ना, लोहे को संक्षारण होने से बचाने के लिए, संक्षारण मतलब जंग लगना, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें कुछ मिश्र धातुओं का मिश्रण किया जाता है, जिससे लोहा कठोर भी हो जाता है और लोहे में दृढ़ता भी आ जाती है। और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो जंग प्रतिरोधकता, इससे लोहे में जंग नहीं लगती। और आपने देखा होगा कि आपने कभी रेलवे में सफ़र किया होगा, जिन पटरियों पर रेल चलती वो पटरियाँ कितने सालों से बिछी होगी, हर साल बारिश आती होगी, वो गीली भी होती होगी, उसके बाद भी आपको पटरियाँ सड़ती हुई बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि उनको इस तरह से बनाया गया दोस्तों ताकि वो जंग प्रतिरोधक हो जाए। ये तो केवल एक एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होगी जिनमें सालों से जंग नहीं लगी होगी, तो उसमें कुछ मिश्र धातु जरूर मिलाई गई होगी, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें आ जाती है। इसे आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड समझते हो दोस्तों आप? हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरुदंड। और ये रीढ़ की हड्डी है आधुनिक उद्योगों के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे जो बेस, जो आधारभूत चीज़ें हैं ना, इस्पात, लोहा, वो तो यही कंपनी बना रही है ना, यही उद्योग बना रहे हैं। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, वो या तो लोहा या इस्पात से या इन धातुओं से निर्मित मशीनों से बने हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब मैं बोलूँगा कि ये जो प्लास्टिक की बोतल है ये भी लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित है। आप बोलोगे सर इसमें लोहा तो है ही नहीं, लेकिन ये कैसे संबंधित है? क्योंकि उस लोहा अयस्क से पहले बनाया गया इस्पात निकाला गया, लोहा बनाया गया इम्प्योरिटी हटा करके, फिर उस लोहे को हमने जापान भेजा, जापान ने उसी लोहे से हमें प्लास्टिक बनाने की एक मशीन भेजी जो कि पूरी लोहे से बनी हुई थी। अब वही मशीन तो आपके लिए प्लास्टिक बना रही है, वही मशीन तो आपके घर की सारी चीज़ बना रही है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हो उसके पीछे कहीं ना कहीं लौह इस्पात उद्योग का योगदान है। क्यों? क्योंकि जितनी भी मशीनरी बनाई जाती है वो सारी तो लोहे की बनती है। इसी वजह से इसको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। अब तो आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मशीनों का इस्तेमाल ही नहीं होता है। आप अपने घर में ढूंढोगे तो शायद ही आपको कोई चीज़ मिल जाए, शायद ही आपको कोई चीज़ मिल जाए जो आप बोल सकते हो कि सर यार इसमें नहीं किया गया। और मिल जाए तो अच्छी बात है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर मशीनों का काम होता ही नहीं है। ठीक है, यह बात भी आपको समझ में आ गई। तो लौह इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। इस्पात की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इस्पात का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जो बड़े बड़े युद्धपोत बनाए जाते हैं, बड़े बड़े शिप्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े जहाज तक इस्पात के बनते हैं ना दोस्तों। एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जरूर आपने अपने शायद क्लास में पढ़ा हो, 7th क्लास में हो सकता है, साइंस में आ जाइए। उसमें ये था कि एक लोहे से बनी हुई सुई पानी में
डूब जाती हैं, लेकिन उसी लोहे से बना हुआ जहाज जो है वो पानी पर तैरता है। इसका मतलब वो जहाज कैसे बना हुआ है, वो लोहे से बना हुआ है दोस्तों। और इसके अलावा रेलगाड़ियाँ जो है वो लोहे से बनी होती है। ट्रक के ज़्यादातर पुर्जे जो है, मशीन, इंजन, सारे चीज़ किस चीज़ से बने होते हैं, वो लोहे से। ऑटोमोबाइल जितनी भी गाड़ियाँ, जितनी भी बाइक्स वगैरह सब कुछ बनता है। सेफ्टी पिन और सुई से लेकर के बड़े से बड़े जहाज तक सारी चीज़ तो इस्पात से बनती है। जब सारी चीज़ इस्पात से बनती है तो क्यों हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये उद्योगों का मेरुदंड है। दूसरा, खनन उपकरण में अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर के नीचे ही कोयले की बड़ी सी खदान है या आपके घर के नीचे सोने की बहुत बड़ी खदान मिली है, तो खुश होने की ज़रूरत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नहीं होगी, तो सरकार की हो जाएगी। आपको उचित मुआवजा देकर वहाँ से हटा दिया जाएगा। अब बारी आती है उस सोने को निकालने की। कैसे निकालेंगे? उस सोने को ड्रिल करके या खनन करके मशीनों से तो निकालेंगे, और वो मशीन किससे बनी है? वो भी इस्पात से बनी है। तो खनन उपकरण में, कृषि जब करते हैं, खेती जब करते हैं, तो खेती में जो मशीनों का इस्तेमाल होता है वो कौन कौन से होती है? ट्रैक्टर होता है, सीड्रिल जो बोने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके अलावा कल्टीवेटर, ऐसी बहुत सारी मशीनरी, हार्वेस्टर, इतनी सारी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। सारी मशीनें तो दोस्तों लोहे से बने। तो इसके अलावा जैसे हमने समझा कि कृषि के सारे यंत्र लोहे से बने हैं, वैसे ही भवनों का जो ढांचा होता है दोस्तों, भवन निर्माण के लिए भी आपको पता है, क्या आपने कभी अपना घर बनते हुए, जो कोई अगर आप में से किसी का कोई नया घर बन रहा है, तो आपने उस घर को बनते हुए देखा होगा दोस्तों। घर के बनने से पहले ही नींव डाली जाती है और उस नींव में लोहे के सरिये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा खिड़कियाँ, दरवाजे, भवन निर्माण में बहुत सारी सामग्री लोहे से बनती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लोह इस्पात का इस्तेमाल जो है, इस्पात का इस्तेमाल भवन के ढांचे बनाने में भी किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइनें, लोहे की बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बनाई जाती हैं दोस्तों। हमारे घर पे जो पानी आता है ना, किसी न किसी नदी से आता है, वो पाइपलाइन के थ्रू आपके तक आता है। वो पाइप किससे बने होते हैं? बड़े बड़े पाइप वो लोहे से बने होते हैं, सालों साल चलते हैं दोस्तों, और उन्हीं लोहों से बनती है इस्पात पाइपलाइन। उसके अलावा तेल शोधन की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है दोस्तों, जो तेल शोधित करने के लिए की जाती है, मतलब जो पेट्रोलियम है उसको नीचे से निकालना, वो खनन की मशीनें हो गई। उसके अलावा पेट्रोल निकालने के बाद जो पेट्रोलियम निकलता है, क्रूड ऑयल, उसको पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करने के लिए जो बड़ी बड़ी शोधन वाली मशीनें होती है, सारी लोहे से बनी होती है। उसमें से एक मशीन का तो मैंने फोटो भी डाल दिया दोस्तों। ये देख सकते हो कितनी बड़ी मशीन है, ये काटने वाली मशीन है। और इतनी सारी बड़ी बड़ी मशीनें अगर आपने देखी है अपने जीवन में, तो सारी चीज़ें दोस्तों लोहे से बनी होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनते हुए देखा होगा, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाती। सारी किस चीज़ से बनी है? इस्पात से बनी है। इस्पात का उपयोग हमने समझ लिया। इस्पात उद्योगों का इतिहास जान लेते हैं कि यह इस्पात उद्योग पहले कैसे थे और बाद में कैसे हो गए। पहले इतने मॉडर्न नहीं थे, पहले इतनी मशीनें नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे औद्योगिक विकास होना शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई दोस्तों, उसी के साथ इस्पात इंडस्ट्री ने जो गति पकड़ी है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। वो इतनी तेज हो गई कि आज पूरी दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग केवल वहीं स्थापित किए जाते थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध होता था। पुराने समय के जितने भी इंडस्ट्रीज है वो वहीं बसाए जाते थे दोस्तों, जहां पर कच्चा माल उनको पास में ही मिल जाता हो और विद्युत की आपूर्ति हो जाती हो, बहता हुआ जल उनको मिल जाता, क्योंकि जल की आवश्यकता भी दोस्तों वहाँ पर पड़ती है। इसके अलावा बाद में इसकी आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के पास व रेलवे के नज़दीक थी। धीरे धीरे बदलाव हुआ। 1800 के बाद ये बदलाव ये हुआ कि अब जो उद्योग थे, इस्पात उद्योग, वो केवल कोयला खनन वाले क्षेत्र जो थे उसके आसपास, और जहाँ पर रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन उनको मिलता था, रेलवे की लिंक जहाँ से मिल जाती थी, रेलवे के नज़दीक उन्होंने स्थापित करना शुरू किए। लेकिन 1950 में दौर बदल गया दोस्तों। 1950 की बात कर रहा हूँ मैं, आज़ादी की। उस समय चाइना भी आज़ाद हो गया था 1949 में, हम भी 1947 में आज़ाद हो गए थे। दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले दोनों देश आज़ाद हो जाते हैं, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कल्चर चेंज होता है। और कल्चर ऐसा चेंज होता है कि अब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, उद्योग, कारखाने तो हो गए थे। अब हमारे पास जब लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग बनाना शुरू कर दिए, तो हमारे पास क्या समस्या आ गई? अब ये कि देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो हम वो लोग कर ही रहे, एक्स्ट्रा जो लोहा हो रहा है उसका क्या करें? तो उसको कुछ दूसरे देश में हम लोग निर्यात करना शुरू कर रहे थे। तो 1950 के बाद निर्यात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ये पूरी दुनिया में ग्लोबल जो
हमारा ट्रेड होना शुरू हुआ था। अब निर्यात करना है तो आपको उद्योग अगर बहुत अंदर है देश के अंदर, तो वहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन समय लग जाएगा, कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या हुआ कि 1950 के बाद ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि और विशाल मैदानों पर केंद्रित हो गए हैं। इसका मतलब जितने भी पोर्ट थे, जो बंदरगाह थे, उसके आसपास जो विशाल भूमि हुआ करती थी, वहाँ पर इन्होंने यह काम करना शुरू कर दिया, ताकि तुरंत वहीं से इस्पात निकाल करके इस्पात को परिष्कृत करके और उसको किसी दूसरे देश में भेजा जा सके। तो निर्यात को लेकर के, निर्यात को केंद्रित करके 1950 में सारे के बाद सारे के सारे जितने भी नए नए बन रहे हैं वो सब समुद्री पत्तनों के आसपास ही दोस्तों बनाए जाने लगे। लेकिन उससे पहले कहानी कुछ और थी। हमने समझा 1800 ईस्वी के पूर्व उद्योग केवल वहां बसे होते थे जहां खनन, उनको लोहा अयस्क या कच्चा माल मिलता था, जहां पर विद्युत आपूर्ति थी, जहां पर उनको आसानी से बहता हुआ जल मिल जाता था। उसके बाद क्या हुआ, 1800 के बाद थोड़ा सा ट्रेंड बदला कि केवल कोयला और रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई यार कोयला तो हम आसानी से कहीं से भी ला सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया था। अब मैं सोचा कि यार जब दूसरे देश में भेजना है तो समुद्री पत्तन क्यों ना चुने जाए। समुद्री पत्तन क्या होते हैं? ये समुद्री पत्तन मतलब होते हैं बंदरगाह दोस्तों, जहाँ पर आसानी से समुद्र से किसी भी देश में चीज व्यापार किया जा सकता है। तो ये सब कह सकते हैं कि ट्रेंड तो बदला है। अब भारत के उद्योग की बात करते हैं कि भारत में इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पर है। भारत में इस्पात उद्योग, हालांकि भारत में काफ़ी पुराने इस्पात उद्योग है, तो जाहिर सी बात है कि कोयला क्षेत्रों के नज़दीक होंगे ही। जैसे भिलाई स्टील प्लांट एक है, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से भी जानते हैं। भिलाई स्टील प्लांट जो है, ये क्षमा करें, भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इनको कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, कोयला और नदी का जल, और रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो छत्तीसगढ़ में एक भिलाई स्टील प्लांट है। उसके बाद दुर्गापुर और बर्नपुर नाम के 2 प्लांट है जो पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखना पड़ेगा, दुर्गापुर, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल। उसके अलावा जमशेदपुर और बोकारो, झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर, यहाँ पर कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं, यहाँ पर लोह अयस्क की खदानें हैं। दोनों चीज़ मिल रही है तो बिल्कुल जमशेदपुर तो वहाँ होगा ही। जमशेदपुर और बोकारो दोनों स्टील प्लांट जो है टाटा का जमशेदपुर टिस्को आपने नाम सुना होगा। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे भी। इसका नाम पहले सांगची था, सागची का नाम बदल करके जमशेदपुर रखा गया, और जमशेद जो है ये जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया था। और भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, भद्रावती स्टील प्लांट इस्पात उद्योग और विजयनगर इस्पात उद्योग जो है ये कहाँ पर मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम जो औद्योगिक केंद्र है वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण शहर है दोस्तों। सलेम बोलते हैं उसको, श्री सेलम या सलेम कहा जाता है, ये आसपास ही। श्री सेलम की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन वो एक बांध का नाम है। लेकिन सलेम जो एक औद्योगिक केंद्र है वो तमिलनाडु में है। उसके अलावा सबसे फेमस दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी के आसपास कहीं मिलेगा आपको, और वो मिलेगा आपको राउरकेला। ये ब्रह्मणी नदी, स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से निकलती है। राउरकेला उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है दोस्तों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 7 इस्पात केंद्र आपने पढ़े हैं। इसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, एक बार फिर 1-2 बार रटेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर और बर्नपुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। जमशेदपुर बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में। दोस्तों 4 राज्य आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे, क्योंकि भारत में जो लोह अयस्क या कोयला या खनिज संपदा की दृष्टि से 4 राज्य बड़े ही रिच हैं, और ये 4 राज्य आसपास मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल दोस्तों, आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल के नीचे आपको मिलेगा दोस्तों उड़ीसा, जहाँ पर भी राउरकेला नाम का इस्पात संयंत्र है, इस्पात केंद्र है। उसके अलावा यहाँ पर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, जस्ट उड़ीसा के ऊपर मिलेगा, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था ये। और इधर आपको मिलेगा यहाँ पर झारखंड, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, चारों आसपास है। पूरा छोटा नागपुर का एरिया है दोस्तों, उसके आसपास वाला एरिया है। पठारी भाग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्पात मिलेंगे आपको, कोयला मिलेगा। तो ये 4 तो याद ही हो गए, 3 आपको याद रखने हैं। एक है कर्नाटक में, एक है आंध्र प्रदेश में, और एक है तमिलनाडु में। तो कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, और तमिलनाडु में सलेम एक इस्पात उद्योग है। तो ये 7 इस्पात उद्योग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे उस इस्पात उद्योग की जो सबसे फेमस है, उसका नाम है जमशेदपुर इस्पात उद्योग। इसको हम लोग लिखते हैं टिस्को से। टाटा स्टील जो कॉरपोरेशन है, टाटा स्टील प्लांट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाटा आयरन टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसका नाम है टिस्को। और 1947 से पूर्व केवल यह एक इस्पात का कारखाना मात्र था। बाद में 1947 के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया इसका काम, और बाद में इसे सरकार ने और आगे बढ़ाया। और इस्पात के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास, पूरे जमशेदपुर में खाली इस्पात ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें पूरी बनाई जाती है। उसकी हम लोग बात करेंगे, चाहे वो रसायन उद्योग हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे कुछ और उद्योग हो, सारे यहाँ पर होना शुरू हो गए। अब ये टाटा टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी, स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर। दो नदियाँ ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, वहीं पर एक गांव या एक क्षेत्र का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं साकची। ये साकची वो जगह है जहाँ पर टिस्को पावर प्लांट को डेवलप किया गया था। बाद में इसका साकची का नाम बदल करके जमशेदपुर किया गया। तो जमशेदपुर का जो प्राचीन नाम क्या है? साकची उसका पुराना नाम था, अब उसका नाम जमशेदपुर हो गया। साकची क्यों था? अब उन्होंने एक झारखंड, देखिए 1907 की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारे पास गुजरात, मुंबई और दिल्ली विल्ली जैसे बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए थे, अच्छे खासे रिच स्टेट थे, अच्छे खासे अमीर राज्य थे, कि तो क्या कारण था कि एक गरीब राज्य की ओर झारखंड कहीं ना कहीं इन दूसरे राज्यों की तुलना में तो गरीब है। हालांकि झारखंड उस समय बिहार में आता था, लेकिन फिर भी साकची को चुना गया। उसका कारण क्या था? यह बंगाल और नागपुर रेलवे से जुड़ा हुआ है। बंगाल नागपुर रेलवे जो निकलती थी उसके बीच में आता था, पर कालीमाटी स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर पर था। मतलब एक कालीमाटी स्टेशन था जो बंगाल और नागपुर के बीच में पड़ता था। पश्चिम बंगाल और नागपुर के बीच का, नहीं कलकत्ता नागपुर वाला रोड मान लो आप, वो जो एक रूट था, वो रेलवे लाइन थी उसके बीच में। क्योंकि रेलवे बहुत ज़रूरी हो गई थी। मैंने बताया था कि पहले 1800 के बाद रेलवे के आसपास ही बसते थे, क्योंकि रेलवे ज़रूरी हो गई थी। यह स्थान लौह अयस्क और कोयला मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कलकत्ता के निकट भी था। कलकत्ता के निकट क्यों बोला गया? क्योंकि आसानी से दूसरे देशों में, क्योंकि अंग्रेजों ने काम किया था ना, तो आसानी से क्या हुआ था, दूसरे देशों में हम लोग इसका निर्यात कर सकते थे। तो यह लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज के निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जिससे आसानी से इसका निर्यात भी किया जा सकता था। बाकी रेलवे के नज़दीक था और लौह कोयला इस्पात, कोयला जो खनन है उसके नज़दीक था। मैंने बोला भी ना कि 1800 के बाद जो ट्रेंड था, क्या था कि कोयला खनिज जो था, खदानें जो थी उसके आसपास, और साथ ही साथ रेलवे के आसपास जो भी थे वो सारे इस्पात संयंत्र बसाए गए थे, इस्पात उद्योग बसाए गए थे। टिस्को को झारिया से, झारिया जो है वो झारखंड का एक बहुत बड़ा कोयला का खदान है, झारिया। तो झारिया से उसको कोयला मिलता था। उसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क और चूना पत्थर और मैग्नीज मिलता था। दोस्तों लौह अयस्क से इस्पात बनाने के लिए चूना पत्थर की जरूरत पड़ती है। तो लौह अयस्क से इस्पात बनाने के लिए प्रगलन विधि का इस्तेमाल करते थे हम लोग। उस भट्टी में गर्म करते थे। उस भट्टी में हम क्या क्या डालते थे, उसमें लौह अयस्क के साथ साथ ये इम्प्योरिटीज़ भी डाली जाती ताकि हमको एक अच्छा इस्पात मिल जाए। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोहा होता था, तो वहाँ से इसका लौह अयस्क मिलता था। बाकी पानी कहाँ से प्राप्त होती थी? पानी की आपूर्ति हमने भी पढ़ा कि ये जो जमशेदपुर को बनाया गया था, तो दो नदी के संगम पर बना था। एक का नाम था स्वर्ण रेखा और एक का नाम था खरकई नदी। तो स्वर्ण रेखा और खरकई दोनों नदियों से पानी की आपूर्ति होती थी दोस्तों साकची में। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था? जमशेदपुर। तो साकची क्यों, अब आपको समझ में आ गया होगा साकची क्यों चुना गया था, जमशेदपुर वाला जो एरिया वही क्यों चुना गया था? क्योंकि उद्योगों के लिए क्या जरूरत थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी, दोनों वहां पर उपलब्ध थे। रेलवे बिल्कुल था, विद्युत आपूर्ति ये भी सरकार ने कर दी थी, और सब कुछ तो था जो एक उद्योग के लिए आवश्यक तत्व थे। जमशेदपुर में टिस्को के अलावा उद्योगों में कौन कौन सा उत्पादन होता था? जमशेदपुर खाली टाटा जो स्टील प्लांट है उसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, उसके अलावा और सारे, जब मैंने बोला ना कि सरकार ने बाद में जब इसको अपने हाथ में ले लिया था, सरकार ने इसको अपने हाथ में कब लिया था? अभी तो हम लोगों ने समझा इसको कि सरकार ने 1947 के बाद इसे अपने हाथ में ले लिया था। तो 1947 के बाद जब हाथ में ले लिया तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पर
टाटा टिस्को जो बना था, यानी इस्पात संयंत्र के अलावा यहाँ पर रसायनों का निर्माण भी होने लगा, जो कीटनाशक उर्वरकों का निर्माण भी यहाँ होने लगा। इंजनों के पुर्जे भी इसी जमशेदपुर शहर में, पूरा औद्योगिक केंद्र बसा दिया, औद्योगिक नगरी बसा दी गई थी। तो औद्योगिक तंत्र विकसित कर दिया गया था। हमने समझा था ना कि इसको किसको हम लोग औद्योगिक केंद्र बोलेंगे या औद्योगिक तंत्र कहा जाएगा। तो औद्योगिक नगरी या तंत्र उसे कहा जाता है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के उद्योग एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब इन सभी उद्योग में कहीं ना कहीं इस्पात की आवश्यकता पड़ती थी। कृषि उपकरण बनाने का जो उद्योग, क्योंकि इस्पात यही मिल रहा है ना आपको टाटा से, तुरंत इस्पात लेकर के बना दो। मशीन बनाने के कारखाने, छोटी मोटी मशीनें बनाई जाती थी वहाँ पर, और टीन की चादरें बनाई जाती थी, इस्पात वहीं से ले रहे। इसका मतलब तुरंत वहीं प्रोडक्ट बना लो और पूरे देश में सप्लाई कर सकते हैं। केबल और तार के जो उद्योग है वो भी वहाँ पर विकसित किए गए थे। यानी जो भी उद्योग जिसका संबंध किससे था, जिसका संबंध ज़्यादातर संबंध इस्पात से था, वो जमशेदपुर में बसाए गए, ताकि एक पूरा औद्योगिक केंद्र विकसित किया जाए और इसके लिए बाहर से कोई सहायता लेने की आवश्यकता ना पड़े। ये सब एक दूसरे के लिए सहायक हुआ करते थे। ये हमने बात समझ ली थी पिछली क्लास में भी। एक और दूसरा एक नगर है जो हमारा नहीं, यूएसए का है, उसका नाम है पिट्सबर्ग। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पिट्सबर्ग के बारे में। ये पिट्सबर्ग क्या है, ये यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी इस्पात इंडस्ट्रीज है दोस्तों। तो बहुत बड़ी इस्पात इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोहा बनाया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोहा बनाया जाता है दोस्तों। और कोयला पिट्सबर्ग के से तथा लौह अयस्क मिनेसोटा की खानों से लिया जाता था। कुछ ही दूरी पर मिनेसोटा की खानें थी, बीच में कुछ झीलें पड़ती थी दोनों, तो उन झीलों के माध्यम से ये मिनेसोटा की खानों से लोहा जो है वो पहुंच जाता था पिट्सबर्ग तक। पिट्सबर्ग पे क्यों लगाई गई थी, ये तो आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि पिट्सबर्ग में क्या मिला था, लोहा और रेलवे तो था ही। रेलवे में तो अमेरिका शुरू से आगे, तो कोयला वहां पर मिला था और उनको लोहा इसकी जरूरत पड़ रही थी, तो वो कहाँ से लिया जा रहा था, तो पिट्सबर्ग में लोहा जो मिलता था, लिया जा रहा था, वो मिनेसोटा की खानों से लिया जा रहा था। उसके अलावा यहाँ पर 3 नदियाँ हैं जो जल की आपूर्ति करती थी। ओहियो नदी, याद रखना पड़ेगा दोस्तों नाम, क्योंकि भारत की नदियां नहीं है, सारे नाम आपको ऐसे लगेंगे कि पहली बार सुन रहे हैं। ओहिया नाम की नदी, मोनोगहेला नाम की नदी और एल्घनी नाम की नदियों से इसमें जल की आपूर्ति होती थी, क्योंकि उद्योगों के लिए जल भी चाहिए, विद्युत भी चाहिए, रेलवे भी चाहिए, कोयला भी चाहिए और लोह अयस्क भी चाहिए। सारी चीज़ वहाँ पर उपलब्ध थी। बस लोह अयस्क थोड़ा दूर पड़ता था, मिनेसोटा की खान से निकाल करके पिट्सबर्ग तक पहुँचाया जाता था। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि किस रूट से ये लोहा वहाँ तक पहुँचाया जाता था। तो वो अमेरिका की 5 झीलें पड़ती थी दोस्तों, उन झीलों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाता था। इन 5 झीलों के इधर पिट्सबर्ग था और इधर मिनेसोटा की खाने थी। तो ये कहाँ से पहुँचाया जाता था, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका उनको कहा जाता। ग्रेट लेक्स मतलब अमेरिका की महान झीलें। दोस्तों 5 झीलों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित हैं। उन 5 झीलों के नाम, सबसे बड़ी जो झील उसमें है सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक सुपीरियर, ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। तो लेक सुपीरियर क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है सुपीरियर झील। बाकी दूसरी जो झील आपको कौन सी दिख रही है दोस्तों, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील, इरी और मिशिगन झील। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, 5 बार बार याद करने पड़ेंगे। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो और इरी तथा मिशिगन झील, ये सारी की सारी झीलें अमेरिका में है और इन 5 को मिला के कहा जाता है अमेरिका की महान झीलें, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। उसके अलावा ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि सुपीरियर झील इन 5 झीलों में सबसे बड़ी और दुनिया की, इन 5 की तो छोड़ो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर कोई झील है तो वो सुपीरियर झील जो अमेरिका यूएसए में है। दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों वो खारे पानी की है, इसलिए मीठे पानी में इसी का नाम आता है। और जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में है दोस्तों, रूस, कजाकिस्तान और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी झील है। आप अपने एटलस में चाहे तो उसको खोज सकते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, सबसे ज़्यादा पानी है झीलों के मामले में उसमें, उसका नाम सागर रख दिया
गया, कैस्पियन सागर। नाम भले ही सागर हो लेकिन है वो झील और वो खारे पानी की है। इसका मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी तो वो होगी, लेकिन मीठे पानी की कौन सी होगी? उसके बाद नंबर आता है सुपीरियर झील का, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मिनेसोटा की जो खानें अभी हमने पढ़ी थी ना कि पिट्सबर्ग के लिए, पिट्सबर्ग से तो कोयला निकाला जा रहा है और लौह अयस्क जो है वो मिनेसोटा की खान से ले रहे हैं। लौह अयस्क मिनेसोटा की खान से पिट्सबर्ग तक पहुंचाना है। तो पहुंचाया कैसे जाता है? ये नौ परिवहन जो होता है, या नौ परिवहन मतलब जहाज के माध्यम से, नावों के माध्यम से जो लोहा अयस्क पहुंचाया जा रहा था वो ग्रेट लेक्स के द्वारा पहुंचाया जा रहा था दोस्तों। तो ग्रेट लेक्स जो है वो क्या है? वो अमेरिका की 5 महान झीलें हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, सुपीरियर, इरी, ओंटेरियो, ह्यूरॉन और मिशिगन झील। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पिट्सबर्ग ही क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अपने 5 झील के बारे में तो पढ़ लिया हम लोगों ने, समझ लिया कि पिट्सबर्ग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और वहां पर जो नौवहन किया जाता है, कहां से वो लोहा भेजा जाता है, ये भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की। भारत में इसने सूती वस्त्र उद्योग ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, काफ़ी अच्छी तरक्की हम लोगों ने कर ली है। हालांकि फिर भी दुनिया में हम इसमें बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे देश की आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसमें क्या क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या जरूरत पड़ती है? सूती वस्त्र यानी कपड़े बनाने के लिए रेशेदार कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। अब वो कच्चे माल कौन कौन से जिससे रेशे निकाले जाते हैं? वो कच्चे माल में कपास आएगा, वो कच्चे माल में ऊन आएगा, वो कच्चे माल में सिल्क यानी रेशम भी आएगा, वो कच्चे माल में जूट आएगा, पटसन आएगा। ये सारी चीजें, कपास, ऊन, सिल्क यानी रेशम, जूट और पटसन जो है, हालांकि जूट पटसन एक ही चीज होती है लगभग, तो जूट और पटसन इन सभी का प्रयोग, इनसे जो रेशे निकलते हैं ये इस सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। तो रेशों के भी प्रकार है दोस्तों। पहले हमको ऐसा लगता था कि रेशे खाली प्रकृति हमें देती है, यानी फसलों से निकाले जाते, हो सकता है कि ये कपास से हो, ये सिल्क से हो, ये ऊन से प्राप्त होते, लेकिन बाद में इंसान ने प्राकृतिक यानी मानव निर्मित रेशे भी बना लिए। लेकिन दोस्तों वो मानव निर्मित रेशे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक, क्योंकि जब उसको जलाते हैं ना तो बहुत धुआं निकालते हैं, नुकसान करते हैं। अभी मैं आपको नाम बताऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्राकृतिक रेशे की बात करें तो रेशों के 2 प्रकार, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वो सब चीजें, ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट। जो आप कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं हम लोग, जो कमीज पहनते हैं, सूती का वस्त्र जो हम पहनते हैं उसमें आपको कपास वाला आएगा। सिल्क कपड़े पहनते हैं, सिल्क की साड़ियाँ आती है, सिल्क के कपड़े आते हैं। लिनन के भी कपड़े का ये लोगों ने पहने होंगे, लिनन के भी कपड़े आते हैं, लिनन का बहुत महंगा कपड़ा आता है। और जूट से निर्मित भी कई सारी चीज़ें बनती है कपड़ों में, कुछ कोट वगैरह, कुछ कोटी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही है, आप देखोगे उसको। ये सारे रेशे हैं, इन सबसे रेशे निकलते हैं और ये प्राकृतिक रेशे हैं। इसके अलावा और दूसरे रेशे का क्या होता है? दूसरे रेशे जिसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित रेशे। इसमें क्या होता है? इसमें होता है नायलॉन, इसमें होता है पॉलिस्टर। नायलॉन के कपड़े, नायलॉन के देखे होंगे आपने, कोट पहनते हैं लोग, कुछ ठंड के दिनों में कोट आते हैं। पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं जिनमें वो भले ही हमको बहुत स्मूथ लगते हैं, हल्के होते हैं वजन में, लेकिन फिर भी वो नुकसानदायक तो होते ही हैं। एक्रेलिक और रेयान, ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, इनको आप जलाओगे तो बहुत भयंकर धुआं फैलाएगी, ये नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इनने इनका भार कम कर दिया है। तो रेशे 2 प्रकार के यहाँ पर समझे हमने, एक प्राकृतिक रेशा और दूसरा कृत्रिम यानी मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित रेशों को आपको रटना पड़ेगा, वो तो आपके दिमाग में रहेंगे क्योंकि बहुत आसान से नाम थे। यहाँ पर आपको 2 तो यहाँ आप जानते होंगे, नायलॉन सबने सुना होगा, पॉलिएस्टर भी सुना होगा, एक्रेलिक और रेयान, ये भी पॉलिस्टर जैसी ही चीज़ें होती है। आप कई बार कपड़े देखते हो ना, कपड़े को हाथ लगाते हो, देखते हो, कभी खींच लेते हो, कभी स्ट्रेचेबल होता है। इस तरह के अलग अलग कपड़े आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे जींस में अलग अलग क्वालिटीज़ आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये सब इधर से बनते हैं, इधर से बहुत कम चीज़ें बनती है। जो आज सूती उद्योग जो हमारा है वो पूरी तरह से इन पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन मॉडर्न जो उद्योग आ गए उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मानव निर्मित रेशे को इस्तेमाल करके बनाई है। 18वीं सदी से सूती वस्त्र उद्योग, 18वीं सदी से सूती उद्योग क्या है? तो क्रांति से पहले, यानी कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा है। 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति जब नहीं हुई तो उससे पहले सूती वस्त्र हस्तकताई मतलब हाथों से काटना,
तकनीकों एवं हथकरघों से इस्तेमाल किया से उसका सूती वस्त्र उद्योगों का पूरा संचालन होता था। मतलब 18वीं सदी में आती है आपकी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, मशीनें आ जाती है और बहुत तेज गति से वस्त्रों का निर्माण होता है। लेकिन उससे पहले क्या, उस क्रांति से पहले यानी 18वीं सदी से पहले भारत में हाथ से काटे गए, पूरी दुनिया में चलते थे, हाथ से काटे, हाथ से बुने हुए वस्त्र पहने जाते थे, दिए जाते थे, और मलमल के वस्त्र होते थे, बहुत पुराने, बहुत फेमस वस्त्र थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये औद्योगिक क्रांति होने से पहले पूरी दुनिया में भारत के कपड़े बहुत ज़्यादा बिकते थे। इवन इंडिया के बनाए गए मलमल के रुमाल पूरे यूरोप में चलते थे। दोस्तों सोचो, यूरोप के लोग हमारे देश से रुमाल तक खरीदते थे। लेकिन जैसे ही ये औद्योगिक क्रांति हुई, हमारे देश के जो हस्तकताई वाले, हथकरघा, हाथ से बुनाई वाले, इनकी स्पीड बहुत कम होगी और उनकी तुलना में उनकी स्पीड बहुत बढ़ गई, और इसी प्रतिस्पर्धा के चलते हम लोग एकदम से पीछे हो गए, और हमारा जो योगदान था पूरी दुनिया के वस्त्र मार्केट में, जो सूती कपड़ा उद्योग में, हमने वो खो दिया, क्योंकि उस क्रांति की वजह से। पावर लूम ने 18वीं सदी के बाद उद्योगों के विकास को बढ़ाया। ये पावर लूम जो आए थे, मशीनें आना शुरू हो गई थी, जल्दी जल्दी काम हो रहा था, जो हाथ से बुनने वाला काम मशीनों से हो रहा था, तो कितना तेज हो गई। और अब तो ऑटोमेटेड आ गए, अब तो और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसकी, खाली आप मशीन के सामने रख दो, पूरा डिज़ाइन बना दी गई। वो मशीन आपने देखे होंगे अक्सर, कितनी जल्दी वो बना देती है। भारत, चीन, जापान, संयुक्त अमेरिका सूती वस्त्र के प्रमुख उत्पादक देश हैं। आज भी भारत, चाइना, यूएसए, जापान, ये सारे सूती वस्त्र उद्योग में सबसे आगे आज भी पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारी मांग ही बहुत ज़्यादा है। हमें तो हमारे देश की मांग पूरी करनी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी टास्क तो हमारे लिए हमारा ही मांग पूरी करना है। ब्रिटिश शासन जब आया था, उससे पूर्व भारत में क्या हाल थे, इसको भी समझना है। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, तो ब्रिटिश लोग इंडिया में आने से पहले भारत में क्या हालात थे, उनका जायजा ले लेते हैं। हाथ से कटे और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का उस समय बाजार था। हाथ से बनाए हुए सारे वस्त्रों का बाजार ही इंडिया में लगता था, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था, और उस समय तक क्रांति हुई भी नहीं थी। ये 1800 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब अंग्रेज इंडिया में नहीं आए थे, ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे। जैसे ढाका में मलमल का काम होता था। ढाका का मलमल का जो कपड़ा होता था, दुनिया में बहुत प्रसिद्ध था। आपने शायद नहीं सुना हो, लेकिन आपने पिताजी से, किसी से पूछना, वो कई बार उन्होंने इसके बारे में बात सुनी होगी कि ढाका में ऐसी साड़ी बनती थी, इतनी पतली और इतनी ऐसी साड़ी बनाई जाती थी जो माचिस की डिब्बी के अंदर से निकाल सकते थे उसको, इतनी अच्छे कपड़े की बनी होती थी। इसी वजह से ढाका का जो टेक्सटाइल है वो बहुत फेमस था। मूसलीपट्टम की छीट की भी साड़ी आती है दोस्तों, छीट के कपड़े आते हैं। छीट, कालीकट के केलिको और बुरहानपुर, सूरत तथा वडोदरा की सुनहरी जरी का काम, सुनहरी सोने की जरी लगाते थे, बॉर्डर वगैरह होती है कपड़ों में दोस्तों, तो सुनहरी जरी का काम जो था वो अपनी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए पूरे विश्व में विख्यात था। तो ढाका का मलमल और मूसलीपट्टम की छीट, कालीकट का कोलिको और बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी के काम, ये पूरी दुनिया में विश्वविख्यात थे, क्योंकि उस समय सारा काम हथकरघा यानी हाथ से होता था, मशीनें नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश भारत में आए, ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडिया में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, और हमारे जो ये सारे फेमस जगह थी, इनको टारगेट किया। पहले हम लोग बहुत निर्यात करते थे दुनिया में और बहुत पैसा कमाते थे वहाँ के लोग, और यहाँ से पूरी दुनिया की जीडीपी में हम लोग बहुत ज़्यादा योगदान देते थे। लेकिन क्या हुआ ये कि हम हो गए गुलाम, और इस गुलाम देश में हमने उनसे कंपटीशन नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो अज्ञानता थी, मशीनों को चलाना नहीं आता था, और ऐसे में हाथ से बुनने वाले जितने भी लोग थे वो सब बेरोजगार हो गए एकदम से। इसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों। भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा समझते हो आप, कंपटीशन, दौड़ लगाना, हम उस दौड़ में पीछे रह गए। हुआ क्या कि हमारे जो परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग, परंपरागत मतलब पुराने प्राचीन परंपरा वाले, परंपरागत मतलब जो चल रहे थे पुराने, जैसे हाथ से काटे हुए बुने हुए हथकरघा उद्योग, वो पश्चिमी उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए हैं। जो पश्चिमी मतलब क्या, जब दोस्तों बोला जाता है ना पश्चिमी देश, आपको ये तो पता है, जैसे मान लो मैं भारत में खड़ा हूँ, तो इधर वाला एरिया पश्चिम होता है, इधर वाला एरिया पूर्व होता है। तो पश्चिम में इधर कौन कौन से देश, इधर यूरोप है, अमेरिका पश्चिम में आता है। तो यूरोप और अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी थी वहाँ जो देशों में जो हो रहा था, उससे हम लोग क्या नहीं कर पाए, कॉम्पीट नहीं कर पाए। अब सीधी सी बात है, अगर आप भारत से हाथ से बुन करके कपड़ा भेजोगे, एक तो बहुत टाइम लग जाएगा,
भेजोगे, जब जाएगा वो, तो उससे पहले ही इंडस्ट्री ने उससे अच्छा कम पैसों में और अच्छी गुणवत्ता वाला चीज़ बना दिया है, क्योंकि मशीन में मिस्टेक इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो सोच सकते हैं आप कैसे कॉम्पीट करेंगे। भारत के माल की बिक्री धीरे धीरे कम होती चली गई। ऐसे में हमारे जो हथकरघा उद्योग जो है वो एकदम से गिर गए। कारण क्या था? क्योंकि हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र एक तो बहुत महंगा होता था, क्योंकि उसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगी ना, श्रम लगा हुआ था, तो उसमें कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। साथ ही बनने में ज़्यादा समय लग रहा था और हम लोग इनके कंपटीशन में बाहर हो गए। पश्चिमी उद्योग में यंत्रीकृत और औद्योगिक यूनिट सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण करते थे। ये जो पश्चिमी देशों वाले जो यंत्र थे, बड़ी बड़ी मशीनें थी, ये उन कपड़ों का जो बनाते थे, निर्माण करते थे, एक तो बहुत कम समय में करते थे, अच्छी गुणवत्ता वाले भी करते थे, और सबसे बड़ी बात हमसे सस्ता दे रहे थे। दोस्तों आज भी हमारी टेंडेंसी, हम ये नहीं देखते कि कोई चीज़ कहाँ से बनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई ऐसी टोकरी बेचने के लिए कोई महिला आपके आसपास गुजर रही है और वो मान लो हाथ से बुनी हुई, बढ़िया से हाथ से बुनी हुई एक टोकरी आपके लिए लेके रखे आई है और बोल रही है कि ये 100 रुपये की टोकरी है, उतनी की उतनी बड़ी टोकरी प्लास्टिक की आपको मिल रही है जो 50 रुपये में मिल रही है, तो दोस्तों आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप बोलोगे यार ये तो पानी में गिर गई या पानी में ख़राब हो सकती है, इसको कोई भरोसा नहीं है, और ये तो लकड़ी की बनी हुई है और थोड़ा स्टेटस भी सही नहीं है, और प्लास्टिक के कलरफुल आपके सामने दिखाई दे रही है, तो आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा? उस प्लास्टिक पर। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता भी ज़्यादा है, मजबूत भी हो जाती है, उससे ज़्यादा मजबूत होती है, और एक तो सस्ती भी मिल रही है, 50 रुपये बिल्कुल आधे रुपये मिल रही है। तो आप क्या करोगे? आप उस प्लास्टिक वाली टोकरी की ओर जाओगे, आप उसको नकार दोगे। ऐसे धीरे धीरे देश में नकारना शुरू हुआ ना, तो धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रीज हमारी डूब गई। ये जो हथकरघा ये एकदम से खत्म हो गए, और ऐसे ऐसे जो केंद्र बनाए गए थे इंडिया में बड़े बड़े, वो सब नीचे बैठ गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं कर पाए, प्रतिस्पर्धा में हम लोग पीछे रह गए दोस्तों। इसी वजह से भारत का जो सूती उद्योग है वो अंग्रेजों के आने के बाद खत्म हो गया था लगभग। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग में ये जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो मशीन वाले आए वो कब कहाँ है? तो सबसे पहले वैसे तो कलकत्ता में 1818 में ही एक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं था, फेल हो गया था। पहला सफल उद्योग जो था वो 1854 में मुंबई में पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल, सूती वस्त्र की पहली मिल लगाई गई थी 1854 में मुंबई में, और मुंबई में पहली सफल थी। लेकिन उससे पहले पहली बार कोशिश कहाँ की गई थी? कलकत्ता में कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कहाँ पर लगाया गया था। वो लगाया गया था, किला था जिसका नाम था फोर्ट गेलेस्टर किला। फोर्ट गेलेस्टर किले में, यानी किले का नाम है फोर्ट गेलेस्टर, वहाँ पर स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गया क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया। तो सफल जो है वो मुंबई की है 1854 की, लेकिन पहला प्रयास 1818 में कलकत्ता के फोर्ट गेलेस्टर में किया गया था। प्रारंभ में वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में थे। शुरुआत में वस्त्र उद्योग जो पनपे थे पूरे इंडिया में वो दो राज्यों में, गुजरात के सूरत के आसपास, और दूसरा सूरत और अहमदाबाद, ये दो महत्वपूर्ण थे। तो सूरत और अहमदाबाद के आसपास फैले हुए थे, और दूसरे महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास फैले हुए थे। कारण क्या? कारण है कि वहां पर एक तो कच्चा माल आपको कपास मिल जाएगा। आज भी भारत में कपास सबसे ज़्यादा ये दो ही राज्य उगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूती वस्त्र के लिए वो ज़रूरी है। साथ ही साथ वहाँ की जलवायु, जो आर्द्र जलवायु होती है, वो इसके अनुकूल थी। तो वहाँ की अनुकूल आर्द्र जलवायु जो है उसके कारण ही महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग पनपा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1818 में कलकत्ता के समीप वस्त्र उद्योग जो फोर्ट गेलेस्टर में स्थापित किया गया था, उसके फेल होने का प्रमुख कारण क्या था। यहाँ देखो, जोड़ के समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कारण था कि फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि एक तो आर्द्र अनुकूल जलवायु नहीं मिली होगी, दूसरा कच्चा माल तो गुजरात में था, कच्चा माल तो महाराष्ट्र में था, वहाँ से यहाँ आने में दिक्कत थी। क्योंकि बात मैं कर रहा हूँ 1818 की, और देश में पहली बार रेलवे ही 1854 में चली थी। तो जब रेलवे ही नहीं चली थी तो आप माल कहाँ से ले जाओगे? तो माल को वहाँ से वहाँ तक ले जाना, कच्चा माल, बहुत नुकसानदायक हो सकता था, और पहुँचने में इतना समय लग रहा था कि उद्योग कैसे चलेगा, इसी वजह से बंद कर दिया। और इसीलिए सफल क्यों हुआ मुंबई? क्योंकि कच्चा माल वही था। और 1854 में तो पहली रेल भी मुंबई से थाने के बीच में चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो देखो कितना इत्तेफाक है सारी चीज़ों में। तो ऐसे वो पनप गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसके अलावा देश के और क्षेत्रों में भी पनप गए। कारण क्या है? कारण समझते हैं। उद्योगों के फैलाव के कारक क्या है? उद्योग फैलेंगे कब? सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। तो क्या हुआ?
कोष्ण और आर्द्र जलवायु, कोष्ण मतलब उपोष्ण को ही बोलते हैं हम लोग, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, थोड़ी गर्म ठंडी जलवायु होनी चाहिए। और मशीनें जो है आयात के लिए मशीनें चाहिएगा ना, अगर आपको सूती वस्त्र उद्योग डालना है तो मशीनें चाहिए, आयात के लिए आसपास का आपको क्या चाहिए, पत्तन तो चाहिए ना, तो आसपास आपके लिए पोर्ट होना चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता बिल्कुल नजदीक होना चाहिए और दक्ष श्रमिक होने चाहिए। श्रमिक ऐसे जो काम जानते हो, ऐसे नहीं जिनको काम सिखाना पड़े, वो श्रमिक जो ऑलरेडी ये काम जानते हैं, वैसे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी उद्योगों के फैलाव के लिए। तो ये सारे कारक जिम्मेदार थे। अब देखिए क्या था, ये सारे कारक तो और जगह में मिल जाएंगे, लेकिन ये कारक बड़ा दिक्कत कर रहा था, ये प्राकृतिक कारक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल आर्द्रता जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाई जा सकती है, इसीलिए वर्तमान में ये उद्योग केवल गुजरात और महाराष्ट्र में न हो करके दूसरे राज्यों में भी फैल गए। कारण क्या था, वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है, जिससे उद्योग कोयम्बटूर, ये जो तमिलनाडु में है वहां हो गया, कानपुर यूपी में हो गया, चेन्नई, अहमदाबाद, कलकत्ता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये सारे चीज़ों में बड़े बड़े सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए दोस्तों। और यही कारण था क्योंकि आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा रही थी, जो सबसे मेन फैक्टर था। बाकी चीज़ें तो उनके पास थी ना, वो कैसे भी करके उनको पतन तक पहुंचा के निर्यात कर देते थे, क्योंकि अब आपको निर्यात करने की जरूरत बीच में नहीं पड़ी। आगे क्या हुआ, बहुत सारे जैसे पानीपत हुआ, पुडुचेरी तो फिर भी उस जगह पर है जहां पर उनको निर्यात कर सकते हैं। अब देखो लुधियाना तो बिल्कुल ऊपर पड़ गया ना, लुधियाना और पानीपत पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में दूर दूर तक कोई पोर्ट नहीं है। तो फिर आप सोच रहे कि वहाँ क्या, आपने बोला कि पोर्ट की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है, लेकिन दोस्तों कच्चा माल भी मंगवा सकता है वो। और वैसे भी आज़ादी के बाद लोगों के, हमारे देश में खुद ही इतनी खपत हो गई थी कपड़े की कि ये लुधियाना और जो पानीपत है इन्होंने देश में बेचना शुरू कर दिया। इस वजह से अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा इन जगहों पर भी क्या कारण था कि उद्योग पनपने लगे, वो कारण ये था कि कृत्रिम आर्द्रता उत्पन्न की जा सकती है। इस वजह से अलग अलग जगहों पर ये होना शुरू हो गया। यहाँ तक बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, जो इंडिया में सबसे फेमस है, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का बड़े बड़े कारखाना हब बना हुआ है ये। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला सूती वस्त्र उद्योग में जो सबसे बादशाहत जिसको हासिल है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर का जो नाम है इसने हासिल किया है, और इसे हम लोग इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों अहमदाबाद को। ये कहाँ बसा हुआ है अहमदाबाद? गुजरात में साबरमती नदी के किनारे ये औद्योगिक केंद्र बसे हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, इन उद्योगों को पानी की सुविधा आपूर्ति कहाँ से होती होगी? ये गुजरात से की साबरमती नदी से हो रही होगी। 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। 1859 में गुजरात के अहमदाबाद में सबसे पहली सूती वस्त्र की जो मिल थी स्थापित की गई थी। और मुंबई के बाद यह दूसरा वस्त्र निर्माता था 1859 के टाइम पे, क्योंकि 1854 में 1854 तो मैंने आपको बताया था पहली बार मुंबई में सफल प्रयोग किया गया था, और दूसरा ये राज्य था जो ये काम कर रहा था। मुंबई के बाद दूसरा सूती वस्त्र मिल था। हालांकि उस समय गुजरात राज्य एग्जिस्टेंस में नहीं था, उस समय पूरा बंबई प्रांत था, उसी में गुजरात आता था। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों यहाँ पर कपड़ा उत्पादन होता है। सूरत भी इसके आसपास, सूरत में भी होता है, अहमदाबाद में भी होता है। दोस्तों अगर आप में से किसी के परिवार में या किसी के रिलेटिव्स में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कपड़े का धंधा करता हो या कपड़े का बहुत बड़ा दुकान हो, उससे पूछता है कि आपका माल कहाँ से आता है, तो उसका ऑप्शन एक ही होगा, गुजरात से आता है। गुजरात से कहाँ से आता होगा? अहमदाबाद से आता है, सूरत से आता है, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े वहीं से बनते हैं। दुनिया के इंडिया के जितने बड़े बड़े मार्केट है उन पर कब्जा करके रखा हुआ है ये। नॉर्थ में तो पूरा कब्जा इसी का है। यह कच्चा माल जलवायु, कटाई और बुनाई के लिए आदर्श है। अहमदाबाद जो है, यहाँ पर एक तो कच्चा माल आपको कपास जो है वो पूरी मात्रा में मिल जाएगा। जलवायु यहाँ की कोष्ण आर्द्र जलवायु जो है ही, क्योंकि समुद्र के पास पड़ता है। दूसरा, कटाई और बुनाई के लिए जो दक्ष श्रमिक है वो सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर मिलेंगे। गुजरात में रोजगार में गुजरात आज भी इंडिया में टॉप पर है, सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है गुजरात। तो यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या बहुत कम है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत कुछ है।
अब उसमें हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री रहे होंगे उनका ही कुछ योगदान रहा होगा, या शुरुआत से ही यहाँ पर अच्छे ही इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाया था। अहमदाबाद में हाल में सारी मिलें बंद हो गई हैं, लगभग। अब तो सूरत उसका हब बन गया है। उस समय अहमदाबाद हुआ करता था जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। आज भी हम लोग किताबों में यही पढ़ते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, लेकिन लगभग बहुत सारी मिल बंद हो चुकी है। बड़ी अभी जो काम चल रहा है वो तो चल रही है, लेकिन बहुत पुरानी मिलें दोस्तों बंद हो चुकी है। कारण क्या है? क्योंकि देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण नहीं हुआ। अहमदाबाद जो मिलें थी वो पुराने तकनीक पर काम कर रही थी और देश में और नई मिलें आना शुरू की, क्योंकि देश में उद्योगपतियों की संख्या बढ़ गई। अब देश में लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ तो लोगों ने अपने उद्योग लगाना शुरू किए और सूती वस्त्र उद्योग में कंपटीशन बढ़ा और वही अगर मैं बोल दूं आप नया उद्योग लगाना चाहोगे तो आप नई मशीनरी इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो पुराना चल रहा है जिसको ये लग रहा है कि मैं तो टॉप पर हूं, मुझे कोई नीचे हरा नहीं सकता, तो ये अहमदाबाद वाले सूती वस्त्रों के साथ हुआ। उन्होंने अपनी प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं किया, टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं किया, पुराने तरीके से कपड़े बना रहे थे, स्पीड कम थी और नई मशीनें जो आई, नए जो उद्योग आए, जो केंद्र हुए, उन्होंने इसको स्पीड में मात दे दी और सस्ते बेचना शुरू किए और ऐसे में ये धीरे धीरे इनकी हालत खराब होगी। इनको रिवाइव नहीं किया गया, सरकार ने भी इससे कोई अलग से कोई खासा मदद तो नहीं किया था जिससे कि अहमदाबाद को वापस से स्टेब्लिश किया जाए। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। हम लोग वस्त्र उद्योग में से जितना भी हम लोग उत्पादन करते हैं उसका 1/3 यानी 33% लगभग जो हम लोग 30 से 35 के बीच में आता है, तो 30 से 35% जो हिस्सा होता है हम लोग निर्यात कर देते हैं। दोस्तों ये तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ अब कम क्यों है? क्योंकि हमें तो करना चाहिए था कम से कम 50-60% करना चाहिए था जितनी उत्पादकता है, लेकिन हमारे यहाँ पहनने ओढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें 1/3 बाहर भेजना पड़ रहा है। सोचो उसके बाद भी 121 करोड़ जनसंख्या के बाद भी 1/3 वस्त्र जो है वो बाहर भेजे जा रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का प्रोडक्शन कितना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ओसाका। अब भारत की तो बात हो गई, हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमने पहले इंडिया में इस्पात संयंत्र की बात कर रहे थे तो हमने जमशेदपुर की बात की थी, जमशेदपुर के साथ साथ हमने कंपैरिजन किया था कि जमशेदपुर में जैसा बना है वैसा का वैसी। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ये ट्रेंड है, अमेरिका में भी ये था। अमेरिका में हमने क्या पढ़ा? अमेरिका में हमने पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ा। पिट्सबर्ग में भी उद्योग धंधे वही स्थापित किए गए जहां पर कच्चे माल की आपूर्ति थी। सेम यहाँ पर भी है। सूती वस्त्र उद्योग का जो कारक था वही जापान का जो ओसाका है वहां पर है। ये जापान का ओसाका भी क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आप बार बार सोच रहे हो कि मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर एक जगह का नाम है जो सूती वस्त्र उद्योगों में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है यूरोप में, और इसी वजह से उस मैनचेस्टर का नाम यहाँ पर दिया जाता है। ये बार बार ऐसे नाम क्यों दिए जाते हैं? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बैंगलोर को। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंगलोर सॉफ्टवेयर हब है, सिलिकॉन वैली ऑफ अफ्रीका। इंडिया सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं? सिलिकॉन थोड़ी ना मिलता है वहां पर, इसलिए थोड़ी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली, और वो सिलिकॉन वैली में दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर बनते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबसे बड़ी है और इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर बनते हैं बैंगलोर में, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इंडिया का सिलिकॉन वैली है। वैसे ही दुनिया में मैनचेस्टर सबसे टॉप पर था, पूरी दुनिया में पुराना है और काफी अहम है, इसलिए अहमदाबाद हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, इसलिए अहमदाबाद को नाम दे दिया। वैसे ही ओसाका जो जापान का है, ये भी क्या है? ये भी मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्र मिले हैं। ओसाका में औद्योगिक विकास के भौगोलिक कारक विस्तृत मैदान है। देखिए ये विस्तृत मैदान की जो बात की जा रही वो भी किस देश में? उस देश में जहाँ पर लगातार भूकंप आ रहे होते हैं, उबड़ खाबड़ ज़्यादा है, समतल स्थान बहुत कम मिलते हैं। जापान में उस जगह पर विस्तृत मैदान है जहाँ पर यह कोष्ण आर्द्र जलवायु जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो हमारे गुजरात में भी थी और हमारे बम्बई में भी थी, तो बम्बई यानी महाराष्ट्र और गुजरात में थी, कताई और बुनाई के लिए उपयुक्त हैं। तो वो जो सारे कारक इंडिया में थे वही कारक जापान में। इसका मतलब ये है कि कारक सेम होते। यही कारण था कि इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों बसा था, क्योंकि ओसाका में भी वो सारे के सारे चीजें विद्यमान थी।
अब इसको पानी कहाँ से मिल रहा है? योडो नदी जो है मिलों के लिए उपयुक्त जल उपलब्ध कराती है। योडो नदी का जल जो है इन मिल को पानी दे रहा है। अहमदाबाद में पानी कहाँ से मिल रहा था? साबरमती नदी से मिल रहा था। यहाँ पर योडो नदी आपको याद रखना पड़ेगी, योडो नदी से ओसाका औद्योगिक केंद्र को पानी मिल रहा था और मिलता है। और कारण क्या है? भौगोलिक कारक है, विस्तृत मैदान, कोष्ण आर्द्र जलवायु, कताई व बुनाई के लिए उपयुक्त थे। तो कताई और बुनाई करने के लिए जो उपयुक्त वातावरण है वो वहां पर था, कोष्ण आर्द्र जलवायु। कच्चा माल भी उसके आसपास ही उसको मिल गया था, इसी वजह से ये ओसाका जो है इस वजह से ज़्यादा फेमस हो गया था। अब ओसाका जो उद्योग है और वो उसकी क्या विशेषता है वो भी समझ लेते हैं। एक तो ये पूर्णतः कच्चे माल, आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। जापान में इतना ज़्यादा कपास नहीं होता दोस्तों, जापान में कपास ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वस्त्र उद्योग में आगे क्यों? क्योंकि वो कपास का क्या करता है? आयात करता है। कपास, जूट, सिल्क सबका आयात कर रहा था। कहाँ से कर रहा था? ऑब्वियसली बात है, इंडिया के पास बहुत है, इंडिया से आयात कर रहा था। इंडिया के अलावा अमेरिका उसको भेज रहा था, चीन उसको भेज रहा था और मिस्र उसको भेज रहा था। तो कपास जो है मिस्र, भारत, चीन और यूएसए, अमेरिका, इन सब से ओसाका के लिए जा रहा था, पूर्णतः कच्चे माल पर। अब आप सोच रहे हो सब जब कच्चा माल वहां से मंगा रहा था तो फिर सूती वस्त्र में कैसे कॉम्पीट करेगा? उस समय क्या था? परिष्कृत कच्चा माल जो था वो बहुत सस्ता मिलता था मार्केट में, मांग भी उसकी इसी थी। तो अच्छी गुणवत्ता वाला और कम मूल्य वाला कच्चा माल मिल जाता था, इसलिए अच्छा बाजार भी था ओसाका में। क्यों? क्योंकि ओसाका में जब आप बेच रहे थे तो उसके लिए आपको अपना कच्चा माल वहाँ भेजना पड़ेगा, और कच्चा माल भेजना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अच्छा खासा बाजार तो चाहिए। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। आपको पता है, जैसे मान लो कपास उगाया गया तो कपास जो है उससे निकाल कर उसको परिष्करण करते हैं, फिर उसमें कच्चे माल में परिवर्तित करते हैं, तो ये परिष्कृत माल है। और ये ज़्यादातर क्या होता है? निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश इसको खरीद सकता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अलग से कच्चा माल को बनाने के लिए, सीधा इंडस्ट्री में गया और रेशे निकाल के कपड़ा बुनने की काम शुरू हो गया। तो ये ओसाका का आपने समझा कि ओसाका में किस तरह का क्या है, कि क्या क्या उसकी विशेषता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। तो अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस वाइज नहीं मिल रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि सीधा हमारे वेबसाइट magnetbends.com पर जा सकते हैं। magnetbends.com जैसे आप खोलोगे आपको ऐसा कुछ विंडो ओपन होता दिखाई देगा। इस विंडो में आपको क्या देखना है? आपको देखना है सीबीएसई हिंदी मीडियम। जैसे ही सीबीएसई हिंदी मीडियम पे आप क्लिक करोगे आपको 10वीं, 12वीं, 11वीं, 8वीं जितनी भी क्लासेस सारी आपको सीरियल से दिखाई देगी। ऐसे में आपको 8वीं क्लास को सर्च करना है। जैसे आप क्लिक करोगे 8वीं क्लास को, आपको आपके अष्टमी के टीचर मिल जाएंगे जो आपको 8वीं क्लास पढ़ाते हैं। दोस्तों इसमें से जिस भी टीचर को आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उस पर आप वॉच नाउ पर क्लिक करें। बस जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। इस दूसरे विंडो में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। इस वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आप जैसे ही आपको अलग अलग चैप्टर के पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके वीडियो हो जाएंगे चालू कुछ इस तरह से, और आप इन वीडियो को शुरुआत से एक एक करके सारे कंसेप्ट देख सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर कुछ हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।